आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उठाए जाएं हर संभव कदम। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख बाजार दरों में कोई परिवर्तन नहीं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों का अनुपात बढ़ा। स्वस्थ होने की दर हुई 88.95%। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बचाव और उपचार के व्यापक प्रबंध लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले 22 दिनों में 27,000 कोरोना के एक्टिव केस कम होने पर संतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांव के संपत्ति धारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। देश भर में 4 साल में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और करीब 6,62,000 गांवों को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्वामित्व योजना पर अमल से करीब 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए SMS लिंक के जरिए संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेंगी। इस योजना के इस चरण के लाभार्थी देश के 6 राज्यों के 763 गांव से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 386, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री जावड़ेकर की ये प्रतिक्रिया मुंबई पुलिस के इस दावे के बाद आई है कि उसने टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता TRP के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग और संविधान का आदर्श है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के खिलाफ मीडिया को निशाना बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री पासवान का बृहस्पतिवार को दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में श्री पासवान के निवास स्थल पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के लोगों को सांत्वना दी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वो जमीन से जुड़े राजनेता थे जिन्होंने हमेशा गरीब और वंचितों के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने कल मुंबई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल ये घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकतानुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है।
शक्तिकांत दास ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया कि दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तों के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपनिर्वाचन की कल अधिसूचना जारी होने के साथ नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होना है वो है अमरोहा जनपद की नौगावा सादात, बुलंदशहर जनपद की बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट। इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 17 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 3 नवंबर को इन सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। आयोग के अनुसार 12 नवंबर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जानी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ समुचित व्यवहार को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत कल विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोने की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया गया। विभिन्न राजनेताओं, प्रेरक लोगों, गायकों और चिकित्सकों से जागरूकता की अपील जारी कराई गई। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोरोना पर जागरूकता जरूरी है। इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ये कोविड-19 की, कोरोना महामारी जैसी वबा चल रही है, इसका भी हमको ध्यान रखना है और अपने जो त्योहार हैं उनको भी हमको अपनी आस्था के मुताबिक करना है। लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने कई महीने पहले इस बात को कहा था कि हमको अपने 2 चीजों पर खास ध्यान रखना है, एक मास्क और दूसरे हमें सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम जो भी त्योहार करें, गाइडलाइन जो हमको दी जा रही है, तो हम इन छूटों का जो हमें ये आराम मिल रहे हैं इनमें हम इसका गलत फायदा न करें। महंत दिव्यगिरी ने कहा कि बचाव से ही कोरोना महामारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा बैनर और पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने लोगों को कोरोना पर जागरूक किया। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 3,249 नए मामले मिले, जबकि इस दौरान कोरोना से 4,424 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 3,83,086 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 36 घंटों में कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है और अब तक राज्य में कोरोना से 6,293 लोगों की मौत हुई है। इस समय प्रदेश में 41,287 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। लखनऊ अभी भी कोरोना का संक्रमण केंद्र बना हुआ है, जहां विगत 36 घंटों में कोरोना के 409 नए मामले सामने आए। वहीं प्रयागराज में 158, गाजियाबाद में 186, गोरखपुर में 188 और कानपुर में 114 नए मामले मिले। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़कर अब 88.95% हो गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा कल लखनऊ विद्युत उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि कर्मचारी उनके यहां मीटर रीडिंग लेने नहीं आ रहे हैं तो इसकी शिकायत 1912 पर जरूर करें। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता देवो भव नीति पर सभी अधिकारियों को चलना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए उठाए जाएं हर संभव कदम। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख बाजार दरों में कोई परिवर्तन नहीं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट।
और राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों का अनुपात बढ़ा, स्वस्थ होने की दर हुई 88.95%। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।